हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना डेविडसन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम शॉक एंड कोलैप्स को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। शॉक क्या होता है? शॉक वो कंडीशन होती है जहां टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवरी कम पड़ जाती है एज कम्पेयर टू डिमांड, यानी जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ब्लड है पर इफेक्टिवली पहुंच नहीं रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। डेफिनेशन क्या है? a state of acute circulatory failure leading to inadequate perfusion of vital organs। ठीक है ना? अच्छा, डिफरेंस क्या होता है शॉक और कोलैप्स? क्योंकि एक लेमैन के लिए दोनों चीजें एक सी हैं। देखिए, शॉक का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम, ये एक पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कोलैप्स क्या होता है? एकदम बीपी गिरा, किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से बंदा बेहोश हुआ, यानी टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम कोलैप्स कहते हैं। वो टेम्परेरी है, वापस आ जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं हम शॉक डेवलप कैसे होता है। देखिए, आपको एक ही चेन रिएक्शन मैंने बना रखी है, बहुत इजी है। परफ्यूजन गिरेगा। परफ्यूजन की होता क्या है? हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यू में जाते रहते हैं और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट सारे बाहर आते रखते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की कम जाएगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होगी? वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारी बॉडी एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करने लगेगी। और आप जानते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाए और ऑर्गन फेलियर की तरफ हम जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए बॉडी कैसे कंपनसेट करती है? टैकीकार्डिया और वैसोकंस्ट्रिक्शन करके। पर अगर कॉजेस फिक्स नहीं हुए तो इरिवर्सिबल फेज आ जाएगा। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक क्या होता है? सबसे पहले होता है हाइपोवॉल्मिक। हाइपोवॉल्मिक का मतलब होता है ब्लड की वॉल्यूम बॉडी में कम हो गई है। और इसका कारण क्या हो सकता है? कि किसी को चोट लग गई, हैमरेज हो गया, कोई भी उसका रीजन है, मेन इसमें ब्लड लॉस होता है। तो सेकंड हो गया हमारा कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब हो गया पंप फेलियर। ये एमआई में, अरिथमिया में, मायोकार्डाइटिस में इसमें होता है और इसमें बेसिकली जो ब्लड की पंपिंग है वो हल्की हो गई है। थर्ड हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है? जो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर चल रहा है ब्लड का, उसमें कहीं ब्लॉकेज आ गई। ठीक है ना? ये इसमें एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है? आपको पता होता है जो हमारी मायोकार्डियल स्पेस होती है, ओ सॉरी, पेरिकार्डियल जो हमारा सैक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर फ्लूइड भर जाएगा तो हम उसको कार्डियक टेम्पोनेट कहेंगे। उसकी वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। ब्लड जितना आना आ रहा है ब्लड हार्ट के अंदर, जितना निकल रहा है उस वॉल्यूम में गड़बड़ी आ जाती है। तो मेन ये बहुत दिक्कत करता है। और एक होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, वो भी इसमें देखते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है? ये वैसोडाइलेशन की वजह से होता है। जब ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा डायलेटेड हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो धीरे धीरे गिरने लगता है। इसकी वजह से बॉडी सेप्टिक शॉक में भी जा सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकती है, न्यूरोजेनिक शॉक में भी जा सकती है। तो बेसिकली क्या है? पाइप्स ओवर डायलेटेड है इसमें। फिर स्टेजेस ऑफ शॉक क्या होती हैं? सबसे पहला होता है कंपनसेटेड स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज होती है और यहाँ पे बॉडी एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। बीपी को नियर नॉर्मल रख पाती है बॉडी, और टैकीकार्डिया यानी पल्स रेट बढ़ता जाता है और स्किन ठंडी पड़ने लग जाती है। ये पहला हमारी स्टेज होती है। सेकंड होती है हमारी प्रोग्रेसिव स्टेज। यहाँ पे कंपनसेशन गड़बड़ा रहा है। ठीक है, बीपी गिर रहा है और जो पेशेंट है वो कंफ्यूजन में जा रहा है और ओलिगोयूरिया हो रहा है। ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन आना बहुत उसको कम होता जा रहा है। थर्ड हो गया हमारी इरिवर्सिबल स्टेज। यहाँ पे सीवियर हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की टिश्यू लेवल पे बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और पेशेंट इसमें रेयरली ही रिकवर कर पाता है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। कॉमन साइंस क्या होते हैं? कोल्ड क्लैमी स्किन, यानी ठंडी पड़ी हुई स्किन जो होती है, और वीक रैपिड पल्स। ये जो वीक रैपिड पल्स होती है हॉलमार्क सिम्टम होता है इरिवर्सिबल का। यानी पल्स चल तो बहुत तेज रही होगी लेकिन जब आप फील करेंगे तो वो बहुत कमजोर लुप लुप करती हुई फॉल करेगी। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पेशेंट को एंग्जाइटी हो जाती है और वो आधी अधूरी सी चढ़ी चढ़ी सी सांसें लेने लगता है, रैपिड शैलो ब्रीथिंग इसको बोलते हैं। फिर कंफ्यूजन, ओलिगोरिया उसमें मिलता ही है। अच्छा, स्पेसिफिक क्लूज होते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बॉडी किस शॉक में जा रही है। देखो, देखिए, अगर फ्लैट नेक वेन्स यानी नेक की जो वेन्स है वो बिल्कुल उनमें ब्लड नहीं दिख रहा है और ड्राई म्यूकोसा हो रहा है तो हाइपोवॉल्मिक शॉक दिखा रहा है। रेज्ड जेवीपी, जुगलोवीनस प्रेशर जो होता है, जुगलोवीनस प्रेशर कहाँ होता है? राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कार्डियोजेनिक शॉक है। और बेसल क्रेप्ट्स भी कार्डियोजेनिक शॉक में मिलते हैं। बेसल क्रेप्ट्स क्या होता है कि जो हमारे लंग्स का जो लोअर रीजन होता है वो उसको हम बेसल रीजन कहते हैं। वहाँ जब हम वॉइस सुनते हैं
तो वो वॉइस ऐसे उसमें क्रैकलिंग सी अजीब सा साउंड आता है। फिर हो गया सेप्टिक शॉक। यहाँ पे शुरू में वार्म स्किन दिखेगी, बाद में वो ठंडी पड़ती हुई दिखती है इसको। फिर एनाफिलेक्टिक शॉक, इसमें अर्टिकेरिया और ब्रोंकोस्पाज्म मिलता है। अर्टिकेरिया आपको पता ही है, एलर्जी टाइप कंडीशन, रेड कलरफुल पैचेस हो जाए होने लगते हैं धब्बे धब्बे से, हाइव्स जैसे। फिर होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया मिलता है, यानी कि पल्स एकदम गिरने लगती है और वार्म ड्राई स्किन होता है। अच्छा, अब आपको ये तो समझ में आ गया देख पेशेंट को देख के कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शॉक में जा रहा है। आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? सबसे पहले बेसिक टेस्ट सीबीसी गोल्ड स्टैंडर्ड वो आपको लगाना ही लगाना है। सीबीसी बहुत सारी पिक्चर वैसे क्लियर कर देता है। और फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स और एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस पेशेंट की शॉक की सीवियरिटी जानने के लिए बहुत ईजी होता है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी दिखाता है और लैक्टेट लेवल भी क्लियर हो जाता है। इमेजिंग आपको करानी है, ईसीजी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, अगर आपको लग रहा है कि कार्डियोजेनिक शॉक है तो। नहीं तो इकोकार्डियोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग आपको यूरिन आउटपुट करनी होती है, और लेस देन अगर 0.5 ml पर केजी पर आर आ रहा है तो उसको हम पुअर परफ्यूजन कहेंगे। यानी यूरिन अगर कम आ रहा है तो ये बहुत सीरियस कंडीशन आपके लिए क्लिनिकली है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के लिए इसका एबीसीडी प्रोटोकॉल ऑलरेडी बना हुआ है। ये सबसे पहले आपको एयरवे का ध्यान देना है। एयरवे में कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर करना है और ऑक्सीजन देनी है, ठीक है ना। इंट्यूबेट करना है, इंट्यूबेट कीजिए। नेबुलाइजर देना, नेबुलाइजर दीजिए, जो भी उस समय की रिक्वायरमेंट हो। फिर ब्रीदिंग में आपको देखना है वेंटिलेशन सही है कि नहीं है। फिर आपको सर्कुलेशन, इसमें आईवी फ्लूइड्स डालने होते हैं आपको, और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। आईवी फ्लूइड्स के साथ और बहुत सारी सपोर्टिव चीज़ें भी डाली जाती हैं, तो वो सारा आपको देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी चेक करनी है। जीसीएस, ग्लासगो कॉमा स्केल, ये एक हमने पढ़ा हुआ है पैथोलॉजी में। ये इस डिफाइन करता है कि बॉडी कितने परसेंट काम नहीं कर रही है। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये। तो इतना लेकिन इनफ है। और ग्लूकोज उसका लेवल क्या है। और एक्सपोजर, एक्सपोजर में आपको ये देखना है कहीं भी कोई चोट, घाव, ऐसी चीज़ जहाँ से ब्लड निकल रहा हो, कोई इंजरी हो, वो आपको चेक करनी है। अच्छा, फ्लूइड्स का आप ध्यान ध्यान फ्लूइड्स में ये बात डेविडसन भी कहते हैं, और ये प्रैक्टिकली भी है। मतलब डेविडसन कोई रीजन है कि हम उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कहते हैं। एनएस जो होती है और आरएल, आरएल सबसे फास्ट काम करती है। मतलब इट इज़ द किंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आरएल से आप बहुत सारे पेशेंट को बहुत इजीली स्टेबल कर लेते हैं। तो ये आपको रैपिड बोलस में 500 ml में देनी है, और देखना है कि क्या उसको इससे वो है। अच्छा, अगर वैसोप्रेसर्स आपको तब देने हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा गिरे जा रहा है या धीरे-धीरे लोअर लेवल पे ही मेंटेन है, तो आपको नॉरेफेनेफ्रिन या कोई भी ऐसी चीज़ देनी है जो उसको ऊपर लाए। फिर ये तो हो गया आपका स्टेबलेशन का, स्टेबलाइजेशन करना पेशेंट को। उसके बाद आपको कॉज देखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करिए और ब्लड ट्रांसफ्यूज करिए। एमआई है, आइनोट्रोप्स और पीसीआई थेरेपी दे दीजिए। आइनोट्रोप्स एक वो होते हैं जो हार्ट के फंक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हाइपरटेंशन में है पेशेंट तो हम हार्ट फंक्शन को कम करेंगे। अगर वो उसका हार्ट फंक्शन की पंपिंग कम हो गई है तो हम पॉजिटिव आइनोट्रोप्स देंगे, ये उसको बढ़ा देंगे। पीसीआई एक मिनिमम इन्वेसिव वो होती है, सर्जरी कहेंगे आप, ट्रीटमेंट कहेंगे, जिससे जो भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है वो आपको निकालनी है। सेप्सिस के लेवल पे आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको सेप्सिस हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा एंटीबायोटिक इस पर काम कर सकता है, और 1 घंटे बाद आप एंटीबायोटिक का कोर्स उसको चालू कर देंगे। वो भी आईवी फ्लूइड्स में ही देते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि मेरोपेनम स्टार्टिंग से ही दिया जाता है क्रिटिकल पेशेंट्स को। एनाफ्लेक्सिस में आप इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन देंगे 0.5 mg, ये 1:1000 होता है। और टेम्पोनाट के केस में ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करिए, जिस वजह से भी पंपिंग में दिक्कत आ रही है। तो कोलैप्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? सडन फॉल इन बीपी लीडिंग टू फेंटिंग और अनरिस्पॉन्सिवनेस। और कुछ इसमें डिफरेंस होता है कि देखिए, सिनकोप जो होता है वो ट्रांजिएंट, सिनकोप यानी कि टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश होना, वो एक ट्रांजिएंट होता है और अपने आप वो ठीक भी हो जाता है। शॉक सिस्टमेटिक परफ्यूजन फेलियर होता है, यानी जो बॉडी का जो मेन प्रोसेस है वही नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत लंबा चलता है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट में कोई पल्स नहीं होता, कोई ब्रीदिंग नहीं मिलती। तो इनिशियल रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है, पेशेंट को फ्लैट ले करिए, उसके लेग्स एलिवेट करके पल्स और ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन दे दीजिए। एग्जाम को चीज़ देख लेते हैं।
शॉक में आपको 4 पी देखने हैं, पंप, पाइप, प्लाज्मा, प्रेशर। ठीक है ना? इन चारों में आपको आइडेंटिफाई करना है। पल्स इंक्रीज हो रही है और ब्लड प्रेशर गिर रहा है, क्लासिक शॉक कॉम्बो होता है। सेप्टिक में पहले बॉडी गर्म पड़ेगी, जिसको हम वार्म शॉक कहते हैं, बाद में ठंडी पड़ने लग जाएगी। कार्डियोजेनिक में स्टार्टिंग से ही कोल्ड शॉक होता है। यूरिन आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर होता है परफ्यूजन का, ये इसका हॉलमार्क सिम्टम है। और पैथोलॉजी में भी हम बोलते हैं यूरिन टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। अगर बंदे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसका यूरिन गड़बड़ाएगा। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पेशेंट आपके पास है तो आपको उसके एडमिट होते ही उसको सपोर्टिव थेरेपी देनी है। सपोर्टिव थेरेपी में हर पेशेंट की डायग्नोसिस के ऊपर हर हॉस्पिटल में एक बेसिक आपस में उन लोगों ने वो बना रखा होता है, सीनियर डॉक्टर्स ने, कि हम आरएल देंगे, एनएस देंगे, ये देंगे। ये हर जगह का अपना फिक्स होता है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेम हो। हर डॉक्टर अपने अलग फॉर्मूले पे चलता है, तो वो जो आपके सीनियर्स एडवाइस करें वो आपको तुरंत देना है। उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी निकल के आएगी उससे आप डिसाइड करेंगे कि और इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, तो एक बार समरी देख लेते हैं। शॉक का मतलब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ी है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है फटाफट कि किस सिस्टम में गड़बड़ी है और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। अगर हार्ट में पंपिंग में प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसको आपको उस हिसाब से ट्रीट करना है। अगर वेसोडाइलेशन की प्रॉब्लम है तो ब्लड वेसल्स का ध्यान देना है, और अगर वॉल्यूम कम है तो प्लाज्मा में ध्यान देना है। और हो जाता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ। बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू।